बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 19 स्टार्ट करेंगे, टीचिंग रीडिंग इंडिविजुअल एंड सोशल पर्सपेक्टिव। ठीक है। ओके, हमने आगे इनको ना फर्दर इनमें हमने वो अपने मॉडल्स पढ़ने, डेटा ड्राइवन मॉडल है और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट ड्राइवन मॉडल एंड इंटरेक्टिव मॉडल। ठीक है। तो इन मॉडल्स को हम लोग पढ़ेंगे एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो है ये थ्री टॉपिक्स हैं। ठीक है, आपने इनको बिल्कुल किसी भी हाल में नहीं छोड़ना, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट में भी जो है वो काफ़ी मरतबा रिपीट हुए हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं। सो आपने इनको अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड करना है और इनको जो है ना 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिहाज से भी प्रिपेयर करना है एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिहाज से भी आप इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है। सो हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 105 देखें, डेटा ड्राइवर मॉडल। ओके। ओके। डाटा ड्राइवन मॉडल को हम लोग बेसिकली बॉटम अप मॉडल ऑफ रीडिंग भी कहते हैं, जो कि डेवलप किया था फिलिप गॉफ ने 1972 में। ठीक है, ये आपने नेम याद रखना है इसके। इसको जो है मॉडल को प्रपोज किसने किया था और इसकी डेट भी याद रखनी है, और साथ इसका जो दूसरा नाम है बॉटम अप मॉडल, इसको भी याद रखना है। ठीक है। एंड इस मॉडल में आपको पहले सबसे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि बॉटम अप मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्मॉल यूनिट्स एंड देन वी मूव टुवर्ड द बिग मीनिंग्स। ठीक है, यानी कि हम लोग फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेटर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देन हम लोग मूव करते हैं वर्ड्स की तरफ। एंड सॉरी, वेट फॉर अ मिनट। यस। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि लेटर्स से स्टार्ट करते हैं, लेटर्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, इनको कंबाइन करके वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं। देन वी मूव टू वर्ड द सॉरी सेंटेंस। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंसेस के बाद हम लोग क्या करते हैं कि मीनिंग की तरफ जो है वो मूव करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास देखें कि स्मॉल स्मॉल यूनिट से क्या होता है कि हम लोग बिग मीनिंग की तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं बॉटम अप प्रोसेसिंग में। ठीक है, तो इसका ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट अब क्या बताया गया है कि जो ये डाटा ड्राइवन मॉडल, इसका प्रोसेस बेसिकली क्या होता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अ लेटर बाय लेटर एंड वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि लेटर बाय लेटर एंड वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस होता है। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि सबसे पहले हम लोग लेटर्स को देखते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, लेटर्स को कंबाइन करते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, फिर हम लोग सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और फाइनली वी गेट द मीनिंग। ठीक है। तो ये इसका बेसिकली जो है वो प्रोसेस होता है। आगे देखिए, द क्रूशियल फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट द प्रोसेसिंग मूव्स इन वन डायरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेसिंग होती है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जो है वो इसमें प्रोसेसिंग मूव करती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये आपने पॉइंट याद रखना है। ठीक है, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये अपने पॉइंट में मेंशन करना है कि ये जो प्रोसेसिंग होती है मूव्स इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम यानी कि परसेप्शन ऑफ लेटर्स ऑन द पेज, एंड देन टॉप पे क्या होता है कि कॉग्निटिव प्रोसेस होता है टू डू विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग, यानी कि हम लोग मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बट दैट द हायर लेवल प्रोसेसिंग डज नॉट इफेक्ट द लोअर लेवल प्रोसेसिंग। ओके, ये लाइन अब समझने वाली है। ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो हायर लेवल प्रोसेसिंग होती है वो हमारी लोअर लेवल प्रोसेसिंग को इफेक्ट नहीं करती। अब सबसे पहले आपको बताती हूँ कि हायर लेवल प्रोसेसिंग क्या है। हायर लेवल प्रोसेसिंग हमारे पास बेसिकली होती है कि हम लोग मीनिंग को अंडरस्टैंड करना यूजिंग कॉन्टेक्स्ट या फिर मीनिंग को गैस करना, तो वो हायर लेवल प्रोसेसिंग होती है। और जो लोअर लेवल प्रोसेसिंग होती है इसमें क्या होता है कि हम लोग लेटर्स को रिकोगनाइज कर रहे होते हैं और वर्ड्स को रिकोगनाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन का मीनिंग क्या है कि ये मॉडल हमें कहता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो कभी भी आपको हेल्प आउट नहीं करती कि रीडर लेटर्स और वर्ड्स को रिकोगनाइज करने में वो आपकी कभी भी हेल्प आउट नहीं करती। ठीक है। अब देखेंगे एक पैराग्राफ है। ठीक है, एक लर्नर है, वो उसको रीड करता है, वो उसको अपने बैकग्राउंड नॉलेज की बेस पे उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, लेकिन अगर उसको मीनिंग की समझ आ गई है तो वो मीनिंग उसको हेल्प आउट नहीं करेगा कभी भी कि वो लेटर्स को रिकोगनाइज करने में या वर्ड्स को रिकोगनाइज करने में, बिकॉज वो उसने अपने प्रियर नॉलेज की बेस पे उसने उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लिया, बट वो मीनिंग जो है उसको कभी भी हेल्प आउट नहीं करेगा लोअर लेवल प्रोसेसिंग में, यानी कि लेटर्स और वर्ड्स को रिकोगनाइज करने में। सो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बॉटम अप प्रोसेसिंग होती है उसमें हमारी जो हाई लेवल प्रोसेसिंग होती है वो हमारी लोअर लेवल प्रोसेसिंग को इफेक्ट नहीं करती। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि द कैट सेट ऑन द डैश। अब एक लर्नर है, ठीक है, तो वो अपने ना बैकग्राउंड नॉलेज की बेस पे या वो गेस कर लेगा कि यहाँ पे जो है वो मैट आता है। ठीक है, द कैट सेट ऑन द मैट। ठीक है, यानी कि उसने कोई लेटर पे फोकस नहीं किया, वर्ड पे फोकस नहीं किया, जस्ट उसने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अपने नॉलेज की बेस पे उसने कहा कि यहाँ पे मैट आता है। लेकिन ये मॉडल क्या कहता है कि ऐसा नहीं, इसमें क्या ये मॉडल कहता है कि हमने लेटर्स को देखना है। ठीक है, हमने लेटर्स को देखना है कि पहले लेटर एम है, देन
ए है देन टी है, तो फिर ये वर्ड बन गया मैट, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मॉडल है हमारे पास, ठीक है, ये यानी कि कॉन्टेक्स्ट पे फोकस नहीं करता, ठीक है, मीनिंग पे फोकस नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि लेटर्स और साउंड्स पे जो है वो ये डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया हुआ है द मॉडल जस्टिफाइज अ फोनिक बेस्ड अप्रोच, ठीक है। यानी कि जो मॉडल है ये फोनिक लर्निंग को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है कि ये लेटर्स पर, लेटर बाय लेटर रीडिंग पर फोकस करता है, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्ड्स को साउंड आउट करते हैं, वर्ड्स को बोलते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि सिमिलर वर्ड्स को जो इनकी प्रैक्टिस करते हैं, फॉर एग्जांपल कि पार्क, बार्क, टैप, टॉप, इस मॉडल में, ठीक है। तो ये मॉडल जो है वो फोनिक बेस्ड अप्रोच को जो है वो सपोर्ट करता है। अच्छा, अब आगे इस पे क्रिटिसिज्म भी किया गया है इस मॉडल पर। वो क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ द डाटा ड्राइवर मॉडल नेमली दैट दे कैन नॉट अकाउंट फॉर कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट, यानी कि इस पे क्या जो है वो किया गया है क्रिटिसिज्म, कि जो मॉडल है ना ये कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करता है, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस को इग्नोर करता है, उस पर फोकस नहीं करता, बल्कि ये किस पे फोकस करता है? लेटर्स पर, इंडिविजुअल लेटर्स पर, वर्ड्स पर फोकस करता है। ये कॉन्टेक्स्ट को क्या करता है? इग्नोर करता है। एंड इट कैन नॉट एक्सप्लेन कि वाई रीडर मेक मीनिंग बेस्ड मिस्टेक्स, ठीक है। यानी कि जो रीडर्स होते हैं ना वो मीनिंग बेस्ड मिस्टेक्स क्यों करते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल कि एक चाइल्ड है, ठीक है, वो रीड करता है रैबिट वेंट फॉर रैबिट, ठीक है। 5 रीडिंग अलाउड रैबिट वेंट फॉर रैबिट वॉन्ट, ठीक है। यानी कि वो रैबिट वेंट की जगह रैबिट वॉन्ट जो है वो प्रोनाउंस कर जाता है, ठीक है। तो ये इसकी एक मिस्टेक है। ही वॉन्ट बॉदर टुडे, ठीक है, ही वॉन्ट बॉदर अबाउट, ठीक है। यानी कि इस तरह की जो है वो मिस्टेक्स कर जाता है। देखिए कि ही वॉन्ट बॉदर अबाउट की जगह वो क्या बोल देगा? ही वॉन्ट बॉदर टुडे, ठीक है। तो इस तरह की मिस्टेक्स जो है, मीनिंग बेस्ड मिस्टेक्स जो है वो लर्नर्स क्यों करते हैं, तो जो ये बॉटम अप मॉडल इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं करता। सो इस पर ये क्रिटिसिज्म किया गया था। ओके, तो आई होप कि आपको इस मॉडल की समझ आई होगी। एंड इजी सा मॉडल है, कोई इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूजिंग लाइंस लिखी हुई है, बट मैंने आपको इजी वे में समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो और समटाइम्स ना मैं हर एक लाइन को जो है वो रीड नहीं कर सकती, तो जब मैं आपको बता रही होती हूँ तो उसके बाद आप लोग खुद एक बार रीड किया करें, तो आपको जो है ना वो हर एक चीज़ से समझ आ जाएगी। बिकॉज मैं एक पूरे पैराग्राफ को ना वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन अब मैं एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को तो रीड नहीं कर सकती, उससे बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना है। इसकी मैं आपको सिंपल सी कंक्लूजन बता देती हूँ कि बॉटम ऑफ मॉडल में क्या होता है कि हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेटर टू मीनिंग। और ये जो है ना वो बिगनर फोनिक्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा गुड होता है ये मेथड, बट नॉट इन अलोन, बिकॉज ये कॉन्टेक्स्ट को जो है वो इग्नोर करता है, अंडरस्टैंडिंग को इग्नोर करता है, ठीक है। सो ये समटाइम्स क्या होता है कि ये मॉडल जो है वो फुली ट्रू भी नहीं है, बिकॉज ये इन दोनों चीज़ों को इग्नोर करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक नंबर 106 है कॉन्सेप्ट ड्राइवर मॉडल, दैट इज आल्सो कॉल्ड द टॉप डाउन मॉडल, ठीक है, ऑफ रीडिंग। ओके, अच्छा, ये जो मॉडल है ये किसने दिया था? केनेथ गुडमैन्स ने जो है ये मॉडल दिया था 1967 में, ठीक है। आपने इस, सॉरी, 1967, यहाँ पर डेट मेंशन नहीं, लेकिन आप याद रख लें, ठीक है। गुडमैन्स ने, केनेथ गुडमैन्स इनका फुल नेम, तो उन्होंने ये मॉडल जो है वो दिया था 1967 में। इसको हम लोग टॉप डाउन मॉडल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम माइंड, यानी कि अपनी आइडियाज, अपनी नॉलेज की बेस पे क्या करते हैं, मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ लेटर्स को हम लोग नहीं देते, बल्कि क्या होता है हम लोग अपने बैकग्राउंड नॉलेज की बेस पे मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वो कॉन्टेक्स्ट की बेस पे जो है मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मेन आइडिया इसका मैं आपको बताऊं तो वो क्या होगा कि इसमें रीडर अपने प्रीवियस नॉलेज को प्लस एक्सपीरियंस को जो है वो यूज करता है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, ठीक है। वो कुछ गैसेस करता है, कुछ प्रिडिक्शंस करता है अबाउट द टेक्स्ट, एंड देन उसको वो रीड करने में वो चेक करता है कि उसका जो गैस था वो करेक्ट था या फिर रॉन्ग था, ठीक है। तो इसलिए गुडमैन्स ने इसको साइकोलिंग्विस्टिक गेसिंग गेम भी कहा है, ठीक है। गुडमैन्स ने इसको जो दूसरा नेम दिया है वो क्या है? साइकोलिंग्विस्टिक गेसिंग गेम भी उन्होंने कहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लर्नर जो है वो गेस करता है मीनिंग को, ठीक है, गेस करता है, प्रिडिक्शंस करता है, देन फिर क्या करता है कि वो उसको रीड करता है उस टेक्स्ट को, फिर वो चेक करता है कि क्या उसका गैस या उसकी प्रिडिक्शन ठीक थी या गलत थी, ठीक है। तो इसलिए गुडमैन्स इसको साइकोलिंग्विस्टिक गेसिंग गेम भी कहा गया है। इन द वर्ड्स ऑफ गुडमैन्स वेल नॉन टाइटल। ओके, ये ना इसके उन्होंने 1967 में लाइक ये नेम जो है वो इस मॉडल को दिया था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, आपने इनको ना माइंड में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि द कैट ड्रैंक द डैश, ठीक है। तो एक स्टूडेंट है, तो वो गेस कर लेगा कि यहाँ पे मिल्क आता है विदाउट रीडिंग ऑल लेटर्स, ठीक है। वो हर एक लेटर को रीड किए बगैर वो जो है वो बता देगा कि यहाँ पे मिल्क आता है।
किसी ने वो बता देगा, अपने बैकग्राउंड नॉलेज की बेस पे बता देगा, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता देगा कि यहाँ पे जो है वो आता है मिल्क, ठीक है। तो आपको इसकी जो एक मेन आइडिया है, जो मेन कॉन्सेप्ट है ना इसका, वो समझ आ गया। अब यहाँ पे एक दो लाइन है, मैं आपको वो बता देती हूँ रीड करके। अगर यहाँ से देखें, although Goodman's account lacks detail compared with that of Guff, the view of reading as a process of guessing based on the reader's state of knowledge clearly does not account for context effects of the type common when initial readers read aloud in their L1, ठीक है। मुझे जितनी लंबी इतनी कंफ्यूजिंग लाइन है, इसका बेसिक सा बिल्कुल मीनिंग है, मैं आपको बताती हूँ कि गुड मैन्स का जो मॉडल है ना वो बहुत ज़्यादा लेस डिटेल्ड है, ठीक है। गुड मैन्स का जो कॉन्सेप्ट ड्राइवर मॉडल है बहुत ज़्यादा लेस डिटेल, इसमें इतनी डिटेल नहीं बताएगी, लेकिन इसने क्लियरली ये बात बता दी है कि जो रीडर्स होते हैं वो अपने नॉलेज को जो है वो यूज़ करते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हैं मीनिंग को गैस करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए जब वो रीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बस इस लाइन का बेसिकली यही मीनिंग है। आगे जो एक क्लास है इसमें क्या बताया गया है कि केनेथ स्मिथ इनका फुल नेम था, सॉरी फ्रैंक स्मिथ, ठीक है। FRAN के फ्रैंक स्मिथ, इन्होंने जो है वो इस मॉडल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो इस मॉडल ने जो है ना अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स को और टीचिंग ऑफ इनिशियल रीडिंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था USA में और UK में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है मैंने आपको बता दी, बस आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है, कुछ यहाँ से थोड़े से पॉइंट्स माइंड में रखने लेने हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वहां पर लिखने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरेक्टिव मॉडल। इंटरेक्टिव मॉडल को हम लोग जो है वो रीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग इंटरेक्टिव मॉडल अपना स्टार्ट करते हैं। ये दिस इंटरेक्टिव मॉडल वाज फर्स्ट एलैबोरेटेड बाय र्यूमेल हर्ट 1977 में जो है वो उन्होंने इस मॉडल को एलैबोरेट किया था, ठीक है। ये नेम इंपॉर्टेंट है एंड डेट भी सारी याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। उन्होंने इस मॉडल को एलैबोरेट किया था एंड इट प्रोपोजेस दैट ग्राफेमिक इनपुट, ठीक है, द मार्क्स ऑन द पेज passes to a visual information store where critical features are extracted, ठीक है। ओके, अब इस लाइन का मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग बताती हूँ। उससे पहले आप लोग देखेंगे कि ग्राफेमिक इनपुट हम लोग कहते हैं लेटर्स को या वर्ड्स को यू सी ऑन द पेज, ठीक है। जो पेज पे हम लोग लेटर या वर्ड्स को देख रहे होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफेमिक इनपुट कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो ग्राफेमिक इनपुट होती है ना, वो हमारे विजुअल मेमोरी में जो है वो ब्रेन की जो विजुअल मेमोरी होती है, ठीक है, उसमें चली जाती है, उसमें क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। सिंपल वर्ड में बताऊं कि हम लोग जो है वर्ड्स को देखते हैं, ठीक है। क्या होता है, वर्ड्स को देखते हैं, हमारा माइंड जो है वो उनको अपने जो उसको एक जो विजुअल स्टोर उसमें क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, वेयर क्रिटिकल फीचर्स आर एक्सट्रैक्टेड। क्रिटिकल फीचर यानी कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो वर्ड हम लोग या लेटर हम लोग देते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनको हमारा ब्रेन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है या नोटिस कर लेता है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट, जो इन्फॉर्मेशन है, जो वर्ड्स लेटर एक्सट्रैक्ट होते हैं, इज देन ऑपरेटेड अपॉन बाय व्हाट द रीडर नोज अबाउट लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होती है ना, जो भी हमारा माइंड जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है अपने विजुअल स्टोर में सेव करता है, वो देन फर्दर क्या होता है कि जो रीडर उसको अपने प्रियर नॉलेज की बेस पे क्या करता है, ऑपरेट करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। यानी कि हमारा ब्रेन जो है वो नॉलेज यूज करता है, लैंग्वेज नॉलेज को यूज करता है, ग्रामर को, से मीनिंग को, वोकैबुलरी को, स्पेलिंग को, सिचुएशन को, इन सब चीज़ों को जो है वो यूज करते हुए क्या करता है कि उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। यानी कि यू यूज योर नॉलेज प्लस कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि हम लोग अपना नॉलेज या कॉन्टेक्स्ट को यूज कर रहे होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको ना इस पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन मैं आपको इसका एक होल कॉन्सेप्ट भी दे दूंगी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में कि इंटरेक्टिव मॉडल होता क्या है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द क्रूशियल पॉइंट अबाउट दिस इंटरेक्टिव मॉडल इज दैट द नॉलेज सोर्स ऑपरेट्स इन पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल का मीनिंग यहाँ पैरेलल क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी चीजें हैं वो सब एक टाइम पे जो है वो काम कर रही होती है इसमें। यानी कि क्या होता है कि आपका ब्रेन होता है ना, वो बहुत से काम एक साथ कर रहा होता है वाइल रीडिंग, ठीक है। यानी कि वो वर्ड्स को देख भी रहा है, ठीक है, जो हमने पढ़ा है ग्राफेमिक इनपुट, ठीक है। यानी कि वो वर्ड्स को देख भी रहा है, देन फिर क्या कर रहा है उसमें से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत सारे काम एक ही टाइम पे कर रहा होता है। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो इस दैट द नॉलेज सोर्स ऑपरेट्स इन पैरेलल, यानी कि जो नॉलेज सोर्स होती है वो बिल्कुल पैरेलल वे में जो है वो काम कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ दैट यील्ड्स द मोस्ट प्रोबेबल इंटरप्रिटेशन, यानी कि फिर क्या होता है कि ब्रेन जो है वो जो ज्यादा करेक्ट या ज्यादा प्रोबेबल उसमें से मटेरियल होता है उसको क्या कर लेता है, चूज कर लेता है, ठीक है।
मतलब यहाँ पर हाई लेवल प्रोसेसिंग ऑफ मीनिंग जो है ना, वो हमारी लोअर लेवल प्रोसेसिंग ऑफ द ऑर्थोग्राफिक वर्ड उसको क्या कर रही होती है, इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, यानी कि इस मॉडल में जो मीनिंग होता है ना, मीनिंग वो हमें हेल्प आउट करता है वर्ड्स को रीड करने में। ठीक है, यानी कि जो मीनिंग है वो वर्ड्स को अंडरस्टैंड रीड करने में हेल्प आउट करते हैं, यानी कि हायर लेवल प्रोसेसिंग हमारी लोअर लेवल प्रोसेसिंग को इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था बॉटम प्रोसेसिंग में कि हमारी जो हाई लेवल प्रोसेसिंग है उसमें वो हमें हेल्प आउट नहीं करती लेटर्स या वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने में या रीड करने में, लेकिन इंटरेक्टिव मॉडल में हायर लेवल प्रोसेसिंग हमारी लोअर लेवल प्रोसेसिंग को जो है वो क्या कर रही होती है, इफेक्ट कर रही होती है। अब यहाँ पर यानी कि देखिए, देयर इज टॉप डाउन एज वेल एज बॉटम अप प्रोसेसिंग। इंटरेक्टिव मॉडल में टॉप डाउन और बॉटम अप प्रोसेसिंग दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, पैरेलल जो है वो दोनों काम कर रहे थे, मिलके काम कर रहे होते। अब यहाँ पर देखेंगे कंपनसेटरी इंटरेक्टिव मॉडल, ये भी एक मॉडल था जो कि दिया था या पेश किया था कैथ स्टैनविच ने। ठीक है, 1980 में जो है वो उसने इस मॉडल को प्रपोज किया। उसने भी यही सेम आइडिया दिया था कि जो है बॉटम अप और टॉप डाउन प्रोसेसिंग जो है ना, वो दोनों साथ मिलकर एक इंटरेक्शन कर कर जो है वो क्या करती हैं, काम करती हैं इंटरेक्टिव मॉडल में। ठीक है, यानी कि ये दोनों चीजें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बॉटम अप प्रोसेसिंग एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग दोनों जब मिलकर काम करती हैं तो फिर वो क्या होता है कि वो हमें हेल्प आउट करती है मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में। अब यहाँ पर क्या देखिए, स्टैनविच मॉडल जो है वो क्लेम करते हैं कि रीडर्स लेक ऑफ एबिलिटी एट वन लेवल में बी कॉम्पनसेटेड फॉर बाय प्रोफिशिएंसी एट एंड अदर। ठीक है, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि अगर वोकैबुलरी वीक होगी ना, तो वीक इन वोकैबुलरी, वोकैबुलरी जो है वो वीक होगी तो क्या होगा कि बैकग्राउंड नॉलेज को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिकोडिंग में हम लोग वीक हैं तो क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट क्लूज को हम लोग यूज करके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि फिर जब एडजस्ट कर लेते हैं, जब वो रीडिंग कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें, does a reader may compensate for weakness at वर्ड मीनिंग लेवल बाय ड्राइंग एन अप्रोप्रिएट बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक है, यानी कि वही बात है कि अगर वो डिकोडिंग में या मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में वीक है तो वो अपने कॉन्टेक्स्ट को यूज कर लेते हैं। ठीक है, या अगर वो वोकैबुलरी में वीक है तो अपने बैकग्राउंड नॉलेज को जो है वो यूज करके क्या करती हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, सो रीडिंग जो है वो लाइक जस्ट इज नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस। ठीक है, इंटरेक्टिव मॉडल बेसिकली हमारे पास इसमें यही बताया गया कि इंटरेक्टिव मॉडल में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है बॉटम अप प्रोसेसिंग का एंड टॉप अप प्रोसेसिंग, यानी कि ये दोनों मॉडल्स मिलकर जो है वो वर्क करते हैं। दोनों मॉडल मिलकर काम करेंगे तभी एक लर्नर जो है वो बेटर वे में क्या कर सकता है, रीड कर सकता है या मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकता है, वर्ड को अंडरस्टैंड कर सकता है, लेटर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरेक्टिव मॉडल था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन एनी क्वेश्चन यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है वो मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगी। बट मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ईजी वे में करके बताऊँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लेंथी कोर्सेज होते हैं, सो एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करना जो है वो इतना टाइम नहीं होता, बिकॉज इतना सा जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं लेसन उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट है वो अगर वो पढ़ेगा तो वो जस्ट अपने लिए पढ़ रहा होता है, तो वो सम चीज़ों को जो है वो इग्नोर भी कर देता है, लेकिन जो पढ़ाने वाला होता है उसने फिर एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है, बिकॉज उसने आगे पढ़ाना है। अगर उसके खुद पॉइंट सारे वीक होंगे तो वो फिर आगे तो नहीं पढ़ा सकता। सो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तब जाके जो है ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए इतने जो है वो ईजी होते हैं। ठीक है, ओके, टॉपिक नंबर 108 देखिए, रीडिंग द ब्रॉड पर्सपेक्टिव। ब्रॉड पर्सपेक्टिव को हम लोग सोशल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ब्रॉड पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि रीडिंग इन द ब्रॉड पर्सपेक्टिव सीन एज अ सोशल प्रैक्टिस। ठीक है, या लिटरेसी सीन एज अ सोशल पर्सपेक्टिव, इसमें क्या होता है कि रीडिंग को एज अ सोशल प्रैक्टिस जो है वो देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि रीडिंग इज नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग वर्ड और सेंटेंसेस। ठीक है, यानी कि रीडिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बल्कि इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि हाउ पीपल यूज रीडिंग एंड राइटिंग इन रियल लाइफ, यानी कि किस तरह से लोग रीडिंग को अपनी रियल लाइफ में जो है वो या राइटिंग को अपनी रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें हमारे पास अपनी डेली हमारी एक्टिविटीज आ जाती है, मैसेजेस, बुक्स वगैरह, साइंस वगैरह, सोशल यूज आ जाता है हमारा, स्कूल्स, वर्क, सोसाइटी में हम लोग किस तरह से लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यूज आ जाती हैं कि व्हाट पीपल थिंक इज इम्पोर्टेंट टू रीड, यानी कि लोग क्या सोचते हैं कि लाइक कौन सी चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है रीड करना, कौन सी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास क्या जाती हैं, रीडिंग में आई थी, इसलिए रीडिंग को एक सोशल प्रैक्टिस कहा गया है। ठीक है, ये सिर्फ इसका मीनिंग ये नहीं होता कि हम लोग वर्ड्स को या सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो ये मैंने आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव का एक जो है वो मेन आइडिया जो होता है वो बता दिया है। ठीक है, अच्छा, अब जो उन्होंने यहाँ पे कहा है ना कि लिटरेसी एज अ सोशल प्रैक्टिस का यही मीनिंग है कि रीडिंग जो है वो जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स नहीं है, बल्कि इट इज़ अबाउट
कि किस तरह से लोग जो है रीडिंग या राइटिंग को अपनी रियल लाइफ में या अपनी सोसाइटी में यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के मैसेजेस को रीड करना, न्यूज़पेपर्स को रीड करना, स्कूल बुक्स को रीड करना, ठीक है, तो ये सब हमारे पास रीडिंग में आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इन द ब्रॉड अप्रोच बिटवीन द ऑटोनॉमस लिटरेसी मॉडल एंड द आइडियोलॉजिकल लिटरेसी मॉडल, ठीक है। दोनों मॉडल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से आप लोगों ने इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। अच्छा, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, जस्ट आपने उसी को अपने माइंड में रखना है, उसी अपनी वर्डिंग में जो है आपने पेपर में लिखना है, इसका रट्टा नहीं मारना। अब देखिए ऑटोनॉमस मॉडल हमारे पास, ऑटोनॉमस लिटरेसी मॉडल हमारे पास क्या है। अच्छा, ऑटोनॉमस मॉडल देखें कि ये हमें कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ द ऑटोनॉमस मॉडल सीज लिटरेसी एज अ वैल्यू न्यूट्रल सेट ऑफ स्किल्स डिटैच फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। लिटरेसी, लिटरेसी का मीनिंग आप लोगों को पता है कि द एबिलिटी टू रीड राइट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिटरेसी कहते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग की बात हो रही है, तो लिटरेसी को हम लोग, लिटरेसी जो है वो रीडिंग को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। लिटरेसी जो ऑटोनॉमस हमारे पास मॉडल है वो कहता है कि लिटरेसी जस्ट एक स्किल है, यानी कि रीडिंग या राइटिंग या स्पीकिंग जस्ट क्या है, ये एक स्किल है, ठीक है। एंड इट इज सेपरेट फ्रॉम सोसाइटी, डिटैच फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्ट, यानी कि सोसाइटी से बिल्कुल अलग है, जस्ट एक क्या है, ये एक स्किल है, ठीक है। ये जो मॉडल है, ये मॉडल ये कहता है कि लिटरेसी जस्ट एक स्किल है और ये सोसाइटी से बिल्कुल सेपरेट है। ये बिलीव करता है कि लिटरेसी जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव करती है हमारी थिंकिंग को और हमारी लाइफ को क्या करती है, ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करती है, ठीक है। तो सिंपल इसमें कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है कि ये मॉडल ये कहते हैं कि रीडिंग इज जस्ट अ स्किल, नथिंग एल्स, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं, जैसे एक स्किल है, ठीक है। तो ऑटोनॉमस मॉडल बस यही था, ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं। बाकी इसमें ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने इसको ना हाईलाइट नहीं किया। बाकी आप लोग एक बार रीड करने, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर कोई पॉइंट रह जाए तो, ठीक है। आगे देखिए आइडियोलॉजिकल मॉडल बताया गया। आइडियोलॉजिकल मॉडल लिटरेसी कंसर्न विद लिटरेसी प्रैक्टिस इन रिलेशन टू स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट, द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉन्टेक्ट जनरेट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटरेसीज विच आर नॉट सिंपली न्यूट्रल बट आर एसोसिएटेड विद पावर एंड आइडियोलॉजी, ठीक है। मतलब ये मॉडल में क्या कहता है, ये कहता है कि लिटरेसी जो है वो डिपेंड करती है सोशल कॉन्टेक्स्ट पे, यानी कि हमारे कल्चर पर, हमारी सोसाइटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। डिफरेंस होता है, यानी कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि जितने ज्यादा डिफरेंट कॉन्टेक्ट जनरेट होंगे उतनी ज्यादा लिटरेसीज जो है वो जनरेट होंगी, यानी कि डिफरेंट सोसाइटीज जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेसी उनकी होती है, ठीक है। और लिटरेसी को कनेक्ट किया गया है विद पावर एंड आइडियाज या आइडियोलॉजी, ठीक है। तो ये जो मॉडल है हमें क्या कहता है कि रीडिंग जो है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी एंड सिचुएशन, ठीक है। यानी कि डिफरेंट सोसाइटी अपनी वे में जो है वो रीड करती है, ठीक है। हर सोसाइटी की अलग तरह की डिफरेंट टाइप की लिटरेसी होती है, ठीक है। तो ये मॉडल बेसिकली हमें ये कहता है। तो यहाँ पे इसके 3 पॉइंट्स थे, आप लोगों ने इसको माइंड में रखना है, जैसे इसको इसी तरह आपने जाके पेपर में लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे यहाँ पर इन्होंने बताया है क्रिटिसिज्म बताया गया ऑटोनॉमस मॉडल पर, कि कुछ लोग जो है ना वो कहते हैं कि ये क्लेम्स है ना ये गलत है। कौन से क्लेम्स गलत हैं, कि लिटरेसी जो है वो, हमने ऑटोनॉमस मॉडल में पढ़ा था ना कि ऑटोनॉमस मॉडल कहता है कि लिटरेसी जो ऑटोमेटिकली हमारी थिंकिंग को, हमारी लाइफ को क्या करती है, बेटर करती है। लेकिन कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म किया था कि ये जो बिलीव्स हैं ये गलत हैं, कि लिटरेसी जो है वो हमारी थिंकिंग को बेटर करती है, या लिटरेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प आउट करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेटर करती है, ठीक है। तो ये गलत क्लेम्स है। क्यों गलत क्लेम्स हैं, कि जस्ट जो है ना ये जान लेना कि हाउ टू रीड डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक्स यू स्मार्टर और रिचर, ठीक है। यानी कि जस्ट रीडिंग कर लेना, वर्ड्स को रीड कर लेना, सेंटेंसेस को रीड कर लेना हमारा, हमें कभी भी स्मार्टर या रिचर नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म किया गया था ऑटोनॉमस मॉडल पर। अब यहाँ पर देखें आगे बताया गया है। अच्छा, ये पॉइंट्स लिखे मैं, ठीक है, जो क्रिटिसिज्म इस पे किया गया था ऑटोनॉमस लिटरेसी टू ऑफ द मेन वन थिंग, कि लिटरेसी एज एन ऑटोनॉमस एजेंट लीड्स टू द लॉजिकल साइंटिफिक थिंकिंग, अदर लिटरेसी लीड टू द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। कि लिटरेसी जो है ना वो हमें सोशल इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जो है वो लेकर जाती है, ठीक है। अब अच्छा, अब आगे यहाँ पर देखिए रिसर्च बताई गई है। स्क्रिम्बर और कोल ने जो है वो रिसर्च की, तो उन्होंने क्या रिसर्च की, तो उन्होंने स्टडी किया था लाइब्रेरिया के स्टूडेंट्स को जो है उन्होंने स्टडी किया, तो उन्होंने इस चीज़ को फाइंड आउट किया था कि जो बच्चे स्कूल स्कूल एजुकेशन जिन बच्चों ने लिया ना वो ज़्यादा बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हैं, नॉट जस्ट पीपल हु कुड रीड, ठीक है। यानी कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं या जिनके पास स्कूल एजुकेशन है वो ज़्यादा बेटर वे में रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या कंक्लूजन ड्रॉ की, तो उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ की थी कि स्कूलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन जस्ट लिटरेसी, ठीक है। कि लिटरेसी जस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ स्कूलिंग भी होनी चाहिए। स्कूलिंग होगी तो लर्नर जो है वो ज़्यादा बेटर वे में क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं आपको रीड करके बता देती हूँ एक दफ़ा। वही बात लिखी हुई जो पॉइंट मैंने हाईलाइट्स की उन पर अपने लोगों ने फोकस करने हैं। Scribbers and Cole, who studied the
why people in Liberia, where one group were literate in the Weil script, a second group had literacy in reading the Quran, and a third group was literate in English, the medium of education. ठीक है, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ की, तो उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ की थी कि इट इज़ नॉट लिटरेसी इटसेल्फ जो कि कॉग्निटिव चेंजेस को जो है वो प्रोड्यूस करती है, बट स्कूलिंग, सिंस द स्कूल ग्रुप लिटरेट इन इंग्लिश वर सुपीरियर इन रीजनिंग पावर। ठीक है, कि जस्ट लिटरेसी नहीं है जो हमारी कॉग्निटिव चेंजेस को प्रोड्यूस करती है, बल्कि जो स्टूडेंट स्कूलिंग जिन बच्चों ने स्कूल एजुकेशन जिन बच्चों के पास थी, ठीक है, जो कि इंग्लिश को जानते थे, ठीक है, जो कि हमारी एक मीडियम ऑफ एजुकेशन भी है, ठीक है, वो ज़्यादा जो है वो सुपीरियर थे रीजनिंग पावर में। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये बताया कि स्कूल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लिटरेसी इज़ नॉट इनफ। ठीक है, ओके, बस यहाँ पे ये पॉइंट्स आप इनको देखने आके नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इनके दरमियान रिलेशन बताया गया है कि देयर हैज लॉन्ग बीन अ बिलीव दैट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन वुड हैव अ बेनिफिशियल। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देती हूँ, फिर हम लोग यहाँ से लाइंस को रीड करेंगे। इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? ये रिलेशनशिप है कि लिटरेसी, अकेले लिटरेसी जो है ना, सिर्फ एक कंट्री को डेवलप नहीं कर सकती। ठीक है, लिटरेसी क्या होता है कि एबिलिटी टू रीड, राइट, स्पीक एंड लर्न। ठीक है, तो वो हमारे पास लिटरेसी होती है, तो यहाँ पर बेसिकली में ये रिलेशन है कि जस्ट अकेले लिटरेसी एक कंट्री को डेवलप नहीं कर सकती, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। दोनों ये मिलकर सोशल इकोनॉमिक चेंजेस जो है, एजुकेशन और सोशल इकोनॉमिक चेंजेस मिलकर जो है वो एक कंट्री को जो है वो एक बेटर वे में डेवलप कर सकते हैं। जस्ट लिटरेसी अकेले जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल कि यूनेस्को प्रोग्राम फेल्ड हुआ था टू इम्प्रूव इकोनॉमी। ठीक है, वो इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में जो है वो फेल हुआ था, बिकॉज उसने उस टाइम पर सोशल इकोनॉमिक चेंजेस नहीं थे, जस्ट एजुकेशन थी। तो जस्ट एजुकेशन अकेले कुछ नहीं कर सकती, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस होंगे तो ही एक कंट्री को जो है वो चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे ये बताया गया, देयर हैज लॉन्ग बीन अ बिलीव दैट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन वुड हैव अ बेनिफिशियल एफर्ट्स इन डेवलपिंग कंट्री, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट की गई ना, उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। बिटवीन 1930s एंड 1960s जो 23% ऑफ एनुअल ग्रोथ थी ना यूएस में, वो उन्होंने एजुकेशन पर लगाई थी। ठीक है, जो उनकी एनुअल ग्रोथ थी, जो एनुअल इनकम थी, यूएस नेशनल इनकम, वो उन्होंने एजुकेशन को दी थी। ठीक है, एजुकेशन को इम्प्रूव करने पे उन्होंने लगाई थी। अब यहाँ पर देखिए, एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड लिटरेसी प्रोग्राम, यानी कि ऑर्गेनाइज बाय यूनेस्को इन 11 कंट्री फ्रॉम 1967 टू 1970। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपने इसको याद रखना है, एक प्रोग्राम था। ठीक है, टू जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ इन दोज कंट्रीज प्रूव दैट लिटरेसी अलोन कैन नॉट बी अ कैजुअल फैक्टर इन द डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि वही अब मैंने बताया कि यूनेस्को फेल्ड हुआ था इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड लिटरेसी प्रोग्राम जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को जनरेट करने के लिए जो है वो ये प्रोग्राम बनाया गया था, और इसने प्रूव किया था कि जस्ट लिटरेसी जो है वो डेवलपमेंट नहीं कर सकती किसी भी कंट्री में। ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, यूनेस्को ने भी यही बात कंक्लूड की थी कि इफ द डेवलपमेंट इज टू अकर देन द लिटरेसी प्रोग्राम शुड बी इंटीग्रेटेड विद इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स, यानी कि इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स होंगी एजुकेशन के साथ, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। अकेले लिटरेसी जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अगर इसका एक होल कंक्लूजन बता दूं, होल एक समरी बता दूं, रीडिंग द ब्रॉड पर्सपेक्टिव की, जो हमने सारा कुछ रीड किया है, ठीक है, तो समराइज करके अगर बताऊं ना, तो यही बनते हैं कि रीडिंग इन ब्रॉड व्यू का मतलब है कि यूजिंग लिटरेसी इन सोसाइटी, कि हम अपनी लिटरेसी को सोसाइटी में यूज करें। और यहाँ पर हमने दो मॉडल्स पढ़े थे, ऑटोनॉमस मॉडल जो कि लिटरेसी को जस्ट एज अ स्किल देखता है, दूसरा हमने आइडियोलॉजिकल मॉडल पढ़ा जो कि लिटरेसी को जो कि देखता है लिटरेसी डिपेंड करती है हमारी सोसाइटी पर। ठीक है, सो लिटरेसी इज इम्पॉर्टेंट बट अलॉन जो है, बट अलॉन इट कैन नॉट इम्प्रूव थिंकिंग और डेवलपमेंट, यानी कि अकेले हमारी थिंकिंग या डेवलपमेंट को इम्प्रूव नहीं कर सकती। इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विद लिटरेसी, तब एक कंट्री में डेवलपमेंट हो सकती है, चेंजेस हो सकती हैं। ठीक है, सो ये आप लोगों का आज का लेसन था। आई होप कि आपको समझ आई होगी। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर चलूँ और हर एक चीज़ को इजी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। आई होप कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, मैंने आपको इतने पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप 5 मार्क्स का आंसर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग जैसे इतने ही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बाकी दो टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी हाफ ऑफ अगर टॉपिक्स की वीडियो बना रही हूँ तो वो भी बहुत लेंथी होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।